नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है संगठन वर्सेस संगठन। 28 में दिखेगा टशन। दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी तो अनचैलेंजेबल है ही, लेकिन कांग्रेस उस अनचैलेंजेबल बीजेपी को चैलेंज देने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, संगठन के लेवल पर अपनी मजबूती को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश कर रही है। चिंतन शिविर, तमाम तरह की चीज़ें, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। तो देखते हैं संगठन विरुद्ध संगठन की इस लड़ाई में 2028 के नतीजे, विधानसभा के क्या नतीजे दिखाते हैं। लेकिन पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर लौटेंगे डिबेट की। मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम गठन को लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद खंडेलवाल अब पार्टी के भीतर से परफॉर्मेंस के आधार पर चेहरों की छटनी करने में जुटे हैं। किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी और युवा मोर्चा में नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। बीजेपी सूत्रों की माने तो जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है, जहां अनुभव और युवा का संतुलन साधा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी संगठन के पुनर्गठन की सुगबुगाहट अब निर्णायक मोड़ पर है। 15 और 16 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जहां प्रदेश के सभी ऑब्जर्वर और संगठन प्रभारी मौजूद रहेंगे। हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इन नामों में से ही संभावित जिला अध्यक्षों को फाइनल किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया संगठन सृजन रिपोर्ट पर आधारित होगी, यानी वही नेता जिला अध्यक्ष बनेंगे जो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूती से खड़े दिखे हैं। दोनों तरफ से संगठन को मजबूत करने की कवायद पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अगर राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता होगी, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन होगा, तो पिछले समय कमलनाथ जी की सरकार में जैसे 22 लोग हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए, ये राजनीतिक अस्थिरता कभी नहीं होगी। नए कार्यकर्ता ढूंढने होंगे, उनको तैयार करना होगा, उनको सांचे में ढालना होगा। संगठन कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता को कैसे खोजा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनकी नज़र में जो उनकी पारखी नज़र है, निश्चित तौर पर ये ध्यान में होगा कि किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग करना है। तदनुसार उसको उस प्रकार का पद देकर और तेज़ गति से काम संगठन कर सके और परिपक्वता के साथ हम सब लोग आगे बढ़ सकें। इसके लिए मुझे लगता है उनका विचार मंथन जरूर वो कर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों 2028 की लड़ाई से पहले अपने संगठन को नया आकार देने में जुट गए हैं, जहां बीजेपी अपने नए कप्तान के सहारे मैदान सजाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस जिलों में अपनी जमीनी ताकत संजोने की कोशिश में है। दोनों ओर बदलाव की लहर है और इसी बदलाव में छुपी है 2028 की जंग की रफ्तार। कुल मिलाकर संगठन अब सियासत की धुरी बन चुका है। तो देखा आपने कि क्या टशन है। हमारे सवाल भी देख लीजिए। क्या बीजेपी कांग्रेस संगठन में बदलाव के जरिए 2028 के मिशन की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको जिसे कहना चाहिए आकार दे रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस संगठन बनाम संगठन की लड़ाई बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, कांग्रेस की अगर हम बात करें। और तीसरा है हमारा सवाल, दोनों दलों के बदलाव में नई ऊर्जा दिखेगी या पुराने समीकरण दोहराए जाएंगे। हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अवनीश जी। हमारे साथ हैं वरिष्ठतम पत्रकार मध्य प्रदेश के दिनेश निगम त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के तौर पर रहेंगे। और ब्रज गोपाल लोया जी हैं अपनी धारदार टिप्पणियों के साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अरसे बाद उनकी ये मुस्कान फिर देखने को मिली है, अच्छा लगता है। त्यागी जी, आप उस पीढ़ी के पत्रकार हैं और आप ही के पीछे पीछे मैं भी हूँ कि हम लोगों ने शिवराज जी से लेकर, और थोड़ा बहुत उस समय तो हम ज़रूर स्टूडेंट लाइफ में ही थे कि जब दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष होते थे, विक्रम वर्मा जी को भी हमने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं देखा, लेकिन शिवराज जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे और इधर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो मुझे याद आता है कि मालवीय जी होते थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो दौर हमने देखा है। और तब तक कई प्रदेश अध्यक्ष आपने भी बदलते देखे, हमने भी देखे, कांग्रेस बीजेपी दोनों के, और नतीजे लगभग एक जैसे रहे, 18 को छोड़ दें तो। और कारण बार बार एक ही रहा कि कांग्रेस इसलिए मात खाती है कि उसकी फूट, अंतर्कलह कार्यकर्ता को दिग्भ्रमित करती है। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी
और उमंग सिंगार के बीच इनिशियल जो चीज़ें बताई गई, कितनी थी हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस ये को समझ के अपनी कमज़ोरी को एकजुट होकर आगे बढ़ रही, तो 28 का मुस्तकबिल टक्कर का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। जी जी। पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा किसी सीनियर बुजुर्ग नेता को जवाबदारी सौंपती थी। जी। आप जो है एक अरुण यादव का कार्यकाल छोड़ दीजिए, जी। इसके पहले चाहे पचौरी रहे हों, चाहे भूरिया रहे हों, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, चाहे मतलब जो भी नेता थे, सीनियर लीडर को वो जवाबदारी सौंपते थे। जी। मुझे लगता है कांग्रेस ने पहली बार ये कोशिश की है कि बुजुर्गों की छाया से बाहर निकालें, यूथ ज़्यादा जोड़ें, इसलिए 2 यूथों को यहाँ लाया गया। बिल्कुल। जीतू पटवारी को भी लाया गया और उमंग सिंगार को भी लाया गया। दोनों की खास बात यह, दोनों को शुरू से माना जाता है कि राहुल गांधी कैंप के हैं। कोई भी यहाँ नेता रहा हो, ये राहुल गांधी से जुड़े बताए जाते रहे हैं, सक्रिय रहे। जी। पहली बार आप देखिए, जैसे आप 28 की लड़ाई की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच टसन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का नेतृत्व और जीतू पटवारी दोनों सक्रिय होते दिख रहे हैं। इस लिहाज से जैसे अभी राहुल गांधी आए, पहले राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी ने पूरे दिन, मुझे लगता है कोई नेता, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोटा जिसके साथ उन्होंने बैठक नहीं की कांग्रेस की और अपनी बात कहने की कोशिश की और उनमें जान डालने की कोशिश की। इसके बाद वो एक संगठन सृजन अभियान की बात करके गए, उसके लिए पर्यवेक्षक घूमे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जैसा आपने अभी बताया कि 6 लोगों को पैनल गया है और नीचे जो सबको कार्यकर्ताओं को लोगों को प्रिय होंगे वो जिलाध्यक्ष बनेंगे। और ये बात भी है कि जिलाध्यक्ष इस बार पावरफुल होंगे, तो जिलाध्यक्ष पावरफुल नहीं होंगे, जिलाध्यक्ष पावरफुल होंगे, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन पावरफुल होगा, तो वो परस्पर मिल के चलते हैं। तो कांग्रेस तैयारी, एक आंदोलन, अभी जैसे कोई भी मुद्दा आता है, मुझे लगता है जीतू पटवारी देर नहीं करते, बोलते हैं। जहाँ तक ये सवाल आता है कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या कोई बड़ा नेता वैसा हिस्सा नहीं लेता है, तो ये वैसे भी यूथ को लाया इसीलिए गया है, यूथ सामने आए, नया नेतृत्व सामने आए, लड़ाई लड़े। तो इस लिहाज से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा पहले युवा मोहन यादव को लाई थी, अब जो है बिल्कुल नया चेहरा संगठन में लाई है। युवा ना हो लेकिन वो बहुत पुराने नहीं हैं। उनके पिताजी राजनीति में रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, लगातार कोषाध्यक्ष रहे हैं, ये भी सांसद रहे, कोषाध्यक्ष रहे, विधायक हैं और अब संगठन की जवाबदारी सौंपी गई है। लेकिन संगठन के लिहाज से, प्रदेश स्तर के नेतृत्व के लिहाज से ये खंडेलवाल जी उतने मजबूत नहीं हैं, मतलब उतनी पहचान या पकड़ नहीं है, ये मान सकते हैं। अब उनको पूरी तरह से नई कार्यकारिणी बनाना है, नई टीम बनाना है। ये पहले से आ गया है कि जो वरिष्ठ हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, दूसरे लोग हैं, उनको एक तरफ करके जो नए ऊर्जावान लोग हैं, जो नए उनको शामिल करेंगे। तो दोनों बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मुकाबला की तैयारी में हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और हेमंत खंडेलवाल जी ने 14 या 15 जुलाई को मौजूदा पदाधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, और इसमें उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा कि आपके शानदार प्रदर्शन की वजह से हम विधानसभा और लोकसभा में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। और उसके साथ ही ये एक संकेत भी होगा कि अब हम नई टीम के साथ आगे बढ़ेंगे और उसको भी आपका सहयोग, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ब्रिज गोपाल लोहिया जी, आपकी टिप्पणी, संगठनात्मक तैयारियां आपकी और उसके बरक्स कांग्रेस की तैयारियां, कैसी टक्कर, क्या दावा, क्या मजबूती? जी दुबे जी, देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन एक निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए, जहां तक प्रश्न कांग्रेस का साथ में कर रहे हैं, तो कांग्रेस में एक इत्तेफाक है कि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, ये एक इत्तेफाक है। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो हमारी 2 चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि शिखर पर पहुंचना जितना आसान है, शिखर पर बने। लोहिया साहब, क्या मैं इसको खूबसूरत इत्तेफाक कहूं? नहीं, खूबसूरत इत्तेफाक नहीं है। देखिए, यदि वो कंटिन्यू कर पाते हैं, यदि कंटिन्यू कर पाते हैं, तो निश्चित है खूबसूरत इत्तेफाक है। और हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष आवश्यक है। तो मगर भारतीय जनता पार्टी का संकट अलग है और कांग्रेस की स्थिति अलग है। कांग्रेस में आज जैसे मुकेश नायक जी ने कहा कि जो लोग छोड़कर चले गए, हमें नए कार्यकर्ता ढूंढना है, नई टीम खड़ी करनी है, उन्हें सब कुछ नया करना है। भारतीय जनता पार्टी आज वैचारिक रूप से मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। दूसरी बात, शिखर पर पहुंचना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन उस पर बने रहना है। तो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के लिए ये भी एक चुनौती है। विचारधारा को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता जोड़ लेने से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का संस्कार भी उन्हें देना रहेगा। वो अनुशासन
उन्हें उनमें रहे, ये भी जिम्मेवारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नया संगठन आएगा, निश्चित है नए लोग भी जुड़ेंगे, पुराने लोग रहेंगे। एक है मगर जो कांग्रेस में देखने नहीं मिलता है, जिस तरह से मान लीजिए आज आप बता रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है कि सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। इस तरह की परंपराएं कांग्रेस में कभी नहीं देखी गई कि एक दूसरे को चार्ज देने भी नहीं जाते हैं, कोई प्रसन्नता भी नहीं होती है। तो ये सब एक राजनीतिक दल में ये सब बातें होनी चाहिए, क्योंकि कौन नेतृत्व करेगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विचार कितना आगे बढ़ा, कार्यकर्ताओं में अनुशासन कितना है, संस्कार कैसा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है उसकी भूमिका सरकार से बड़ी होती है। अब कांग्रेस के पास केवल संगठन है। और एक और बात छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी क्या ये ऊर्जा बचती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप जिला अध्यक्ष कांग्रेस में बना लिए, तो आप तय मानिए कि वो किसी नेता के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और जीतू पटवारी जी चाहे उमंग सिंघार जी, यही इनके बीच में एक नया टकराव पैदा होगा। बड़ी गहरी जानकारी है साहब कांग्रेस के बारे में, आपके मालूमात जो यही तो मैं समझ नहीं पाते हैं हम लोग कि बीजेपी अपने पार्टी संगठनात्मक ढांचे को तो बखूबी समझती, कांग्रेस में और गहरी उतरी हुई मालूम पड़ती है। जी, तो यही समस्या है कांग्रेस की। और यदि इससे आते एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार है, पुरानी पीढ़ी को हटाकर नई पीढ़ी करेगी, मगर एक सलाह केवल दूंगा कि संघर्ष जनता के मुद्दों पर हो। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश 100% सही, 100% सही। और संघर्ष जो है वो राजनीतिक मर्यादा में रहे, उसमें भाषाई मर्यादा का भी पालन हो। ये अगर कांग्रेस संघर्ष करती है तो निश्चित मध्य प्रदेश में एक अलग और नया राजनीतिक वातावरण बनेगा। बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे शायद दिनकर जी की है, क्षमा कीजिएगा, नहीं तो संघर्ष बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। तो संघर्ष की बात है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इसको आप दोनों अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही विनोद के लिए है कि आईपीएल की तरह अगर राजनीतिक दलों में व्यवस्था होती तो आप जैसे एक्सपर्ट बुला लेते चुनाव के समय कि थोड़ी देर आके प्रशिक्षण दे दीजिए प्रोफेशनली कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन। बहरहाल हाँ बताइए, जवाब दीजिए। तो देखिए, आज सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव बात करूंगा। और जैसा आपने कहा, मैं तो कहूंगा खूबसूरत इत्तेफाक है इसको। और एक खूबसूरत इत्तेफाक के खेवनहार बनने जा रहे हैं हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनको ही अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि शरद जी देखिए, कमलनाथ जी ने भी हमेशा कहा कि हमारी लड़ाई संगठन से, भाजपा की संगठन से, उनने भी भरपूर प्रयास किया। मैं असलियत में मैं चलता हूं आजादी के पहले से। कांग्रेस का जो संगठन बना गढ़ा गया शरद जी, वो अंग्रेजों से लड़ाई के लिए बना गया, गढ़ा गया। हमने लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ और उसके बाद हमें जनता का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा। हम करीब लगातार लगभग पहली हार हमको 77 में मिली, हम लगातार सत्ता में बने रहे शरद जी। तो हमको एहसास नहीं हुआ, हम स्वीकार करते हैं ये कहीं ना कहीं सत्ता के दुष्प्रभाव हैं। और ये दुष्प्रभाव आज मैं भारतीय जनता पार्टी में भी देखता हूं। मध्य प्रदेश की बात करें, जो पार्टी अपने आप को संगठन स्तर पर या कैडर आधारित पार्टी कहती शरद जी, उसमें भी दुष्प्रभाव देखता हूं। चाहे कैलाश जी के बयानात हों या अजय विश्नोई जी के बयानात हों, कई सारे नेता, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं शरद जी, कारण ये है कि हमको कब लगा कि हमारा संगठन, क्योंकि अब हमको लगा कि हमारा संगठन कमजोर है। मैं ये जो इत्तेफाक की बात है, ये खूबसूरत इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक स्थायी हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि संगठन ही शक्ति है। बीजेपी की तरह ये आपको बहुत गहराई तक अपने चरित्र स्वभाव में उतारना होगा। देखिए सर जी, हमारा हमेशा से संगठन मजबूत रहा और पारदर्शी रहा है। हमारा संगठन कभी किसी के पारदर्शी रहा है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी रही, और साथ में लीडर आधारित पार्टी हमारे लिए हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सर जी, एक्चुअल में हमको मध्य प्रदेश में, पूरे देश में तब एहसास हुआ कि हमारा संगठन कम सत्ता से बाहर। हमको एक्चुअल शरद जी 2014 तक हमें एहसास नहीं हुआ कि हम सत्ता में नहीं है। भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज जी का राज था, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार थी शरद जी। तो हमको लगता था कि भाई 235 सांसद हमारे हैं तो हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन शरद जी, जब मोदी युग शुरू हुआ और हमको बड़ी करारी हार मिली शरद जी, तो उसके बाद आप देखें, उसके बाद 2018 में कमलनाथ जी का प्रवेश होता है। अरुण यादव जी ने भी सने थोड़ा थोड़ा संगठन के प्रति सोचना स्टार्ट किया, काम किया।
कमलनाथ जी ने उस पर गहराई पर सोचना स्टार्ट किया और सरकार बनी भी शरद जी, इसको कोई नकार नहीं सकता है किसी कारण से। ठीक है, हमारी सरकार चली गई, गिर गई, जो मुकेश नायक जी भी जिस ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन शरद जी अब 2023 में हमारे नतीजे फिर अपेक्षानुरूप नहीं आए। तो अब जो काम शुरू किया है राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी ने, आप देखेंगे शरद जी पहली बार ये सोचा गया कि संगठन की सबसे पहली जो धुरी होता है, जो जहां से सीढ़ी चढ़ता है, वो जिलाध्यक्ष है। शरद जी हम स्वीकार करते हैं जिलाध्यक्ष हमने नियुक्त करवाए, लेकिन कभी हम होते रहे हमेशा से ऊपर से किसी की अनुशंसा पर, योग्यता के आधार पर शरद जी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको नए ढंग से नियुक्त करें। पहली बार राहुल गांधी जी ने यह अवसर दिया जीतू पटवारी जी को इस प्रदेश में कि संगठन सृजन करो जीतू जी। संगठन सृजन के कार्यक्रम में आपने खुद देखा, राहुल जी आए, उन्होंने अपनी सीख दी और आप देखें हर जिले से 6-6 लोगों का पैनल बनाया गया है। इससे ज्यादा पारदर्शी संगठन सृजन जिलाध्यक्षों का शायद कहीं, और कहीं आपको लगा कि कहीं नहीं अच्छी रही आपकी प्रोसेस, कुछ अपवाद छोड़ दें, कुछ अपवाद छोड़ दें तो अच्छा रहा। मैं लौटता हूँ। आपको कोई और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो तो बोल लीजिए जल्दी से। मैं सर इतना ही कहूंगा कि इसके बाद जो हमारे जिलाध्यक्ष बनेंगे, जिलाध्यक्ष उसी ढंग से बनाए जा रहे हैं कि 2028 की लड़ाई वो अच्छे से लड़े। और मैं तो इसको कहूंगा लोया साहब, खूबसूरत इत्तेफाक है, कभी हंस भी दिया करो यार, हमेशा लड़ा मत करो, हमेशा। लोया जी कहाँ, वो तो दार्शनिक अंदाज में एक मुस्कुराहट हंस रहे हैं। हाँ, और पार्टी की सीमाएं रोकती हैं कई बार, और नहीं तो खिलखिला के हंसने में भी क्या है। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चाहते हैं कि कोई समस्या हो, चुनौती हो कांग्रेस में। क्यों लोया जी? नहीं, देखिए वैचारिक दूरियां हो सकती हैं, परंतु हमारा निजी कोई नहीं, हमारा तो बड़ा प्रेम का संबंध है। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों में अगर कोई पदाधिकारी सबसे ज्यादा एक दूसरे के निकट रहते हैं तो वो प्रवक्तागण है, जो रोज किसी न किसी कांग्रेस के मित्र के साथ रहते हैं। तो आपके और हमारे रिश्ते तो भाई जैसे हैं। एक छोटी सी बात कहनी है शरद जी, अगर आप बोलिए जी। देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है, मैं छोटा बच्चा था, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी 1991 में। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना, उस समय मेरे जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुमताज खान साहिब थे, और आज जब मैं आपसे 2025 में बात कर रहा हूँ तब भी वही है। और ये जो स्थितियां हैं ये कांग्रेस को पीछे ढकेल रही है। यदि इनमें बदलाव आता है नहीं, आपने ये बिल्कुल बात सही की। मुमताज साहब, आपसे कहीं कोई बैर नहीं है, ये मत समझिएगा, लेकिन लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति एक ही पद पर है तो निश्चित तौर पर माफ कीजिएगा। देवेंद्र पटेल भी रहे कई बार, शायद जानकारी इनकी दुरुस्त नहीं, बहुत लंबे समय तक रहे होंगे बीच में। देवेंद्र पटेल शायद अभी भी जिलाध्यक्ष वही है, मुमताज खान नहीं, इनकी जानकारी गलत है। देवेंद्र पटेल जी, 2 देवेंद्र पटेल है, एक विधायक, एक जिलाध्यक्ष। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मुमताज साहब, चिंता करने की बात नहीं है, आपके लिए और मौके खुले हैं। जो अध्यक्षों के पैनल की बात है त्यागी जी, और जिस तरह से ये पूरा मसला उठा है, अब महत्वपूर्ण ये भी है कि आपने बहुत पारदर्शी तरीके से अपने संगठन के मुख्य ओहदेदार तो चुन लिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वो स्वतंत्रता, उनको बड़े फैसले लेने की छूट और वैसा ही उनका व्यक्तित्व का होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपके यहाँ वही गणेश परिक्रमा की परंपरा है, ये भले ही चुनकर आए पारदर्शी परिक्रमा से, अगर ये जीतू पटवारी जी या उमंग सिंगार इनके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे तो फिर ये वो चमत्कार क्या कर पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। कहना और उस पर अमल करना जी, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है जी। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, और कांग्रेस को तो 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना है। मान लीजिए भाजपा के संगठन से लड़ना है, भाजपा की सरकार से लड़ना है जी, और इन दोनों के पीछे जो खड़ा संघ है RSS, उससे भी लड़ना है। तो 3 मोर्चों पे कांग्रेस को लड़ना है। कांग्रेस को कितना मजबूत होने की जरूरत है, कांग्रेस सोच सकती है। बिल्कुल सही। तो और होता क्या है कि हर बार, पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार ऐसा होता है कि ब्लॉक सिफारिश करेगा कैंडिडेटों की, फिर जिलाध्यक्ष करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके हिसाब से कैंडिडेट तय होंगे। तो ये हर बार हमेशा होता है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, सवाल ये है। जब भी कोई प्रमुख काम होता है, टिकट वितरण का काम होता है, कभी प्रमुख निर्णय होता है, तो निर्णय वही एक जो गिने चुने नेता हैं वही लोग करते हैं। और मुझे लगता है, हालांकि टिकटों का जहाँ तक मसला है, भाजपा कांग्रेस दोनों में ऐसा होता है। और भाजपा में चूंकि सरकार लंबे समय से चल रही है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो संगठन से ज़्यादा प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसके आधार पर वोट पड़ेगा देश में। बस संगठन सपोर्टिंग होगा
तो संगठन, लेकिन संगठन चूंकि भाजपा का मजबूत है तो संगठन काम तो करेगा, मजबूत है, और चाहे जो अध्यक्ष रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता जो ऊपर से निर्देश आता है उस पर अमल करता है। ये हमेशा देखा गया है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में ऐसा होता था कि ऊपर से जो निर्णय आया और जो जिले में प्रभावी है, प्रदेश में प्रभावी है, उससे जो जुड़े लोग होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, और जो है बाकी लोग जो है निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत जैसे मैंने 3 मोर्चों पर उसको लड़ाई लड़ना है, तो कितना संगठन को मजबूत करना है उसको, इसलिए जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मुझे लगता है उस पर अमल करने की उनको जरूरत है। अगर कह रहे हो कि ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पावरफुल रहेंगे, तो वास्तव में वो पावरफुल रहें, वो जो कहे उनकी मानी जाए, तो मुझे लगता है ये बदलाव आ सकता है। ये जो प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं भाजपा की तरह, और प्रशिक्षण शिविरों का देखो बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता पड़ता है। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर हुआ, उसके बाद कितने नेताओं ने कैसे कैसे बयान दे डाले भाजपा के अभी, और कई लोगों ने अभी सीधी सांसद का जो बयान है, जाने कितने उदाहरण हो गए। इसके बाद वो अपनी चाचौड़ा की विधायक का था, सीधे की सांसद का आ गया, एक वो राकेश सिंह का भी बयान चल रहा है, और जाने कितने बयान आ गए। तो पाठशालाओं में जो होता है, जो पढ़ाया जाता है, उस पर कितना अमल होता है, कितना वो उसको उतारते हैं अपने जीवन में, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस को इस पे भी गौर करना पड़ेगा, और तभी आगे बिल्कुल आपने सही कहा। और कहा यह जाता है कि जो जैसा हम लोग बचपन में मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे होते थे, हम देखते थे जब हम किशोर अवस्था में थे कि दिवाली आती थी तो पिताजी का सफारी कभी नया नहीं सिलता था, हमारे कपड़े नए सिल जाते थे। तो जो बैठकें होती थी धर्मशालाओं में, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जहां बारिश में पानी टपकता रहता था, बमुश्किल कट चाय आती थी और वहां प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो जाते थे। अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, भले ही विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन मांडू चुना जाता है, पचमढ़ी चुना जाता है, सुबह सुबह योगाभ्यास के बड़े विस्तृत आयोजन होते हैं। तो अब बात आप सही कह रहे हैं कि वहाँ प्रशिक्षण से ज़्यादा शायद मिलना जुलना, अच्छा सुस्वादु भोजन और थोड़ी देर तनाव से दूर किसी सुरम्य स्थल निकलने की चाह अधिक होती है। ये एक चुनौती है लोया साहब बीजेपी के लिए भी। वो गुजरात जो मोदी जी के रहते हुए एक गढ़ रहा, अभी भी गढ़ है, लेकिन धीरे धीरे दबे पांव वहाँ आम आदमी पार्टी ने भी घुसपैठ की। हालांकि उसको बहुत चैलेंज नहीं दे पाई, लेकिन उसने पैठ कर ली या घुसपैठ कर ली। कांग्रेस भी खम ठोकती रहती है कि गुजरात हमारे लिए ठीक है। यानी जो चीज़ें आपने कुछ तो ढिलाई बरती होगी। मध्य प्रदेश में भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि 59% और 49% का आंकड़ा आत्मविश्वास से कहीं अति आत्मविश्वास की तरफ न ले जाए। नहीं, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में कभी नहीं। और जैसा अभी हमारे मित्र अवनीश जी कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष सबसे प्राथमिक कड़ी है, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष सबसे प्राथमिक कड़ी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक स्पष्ट नारा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो हमारा जो बूथ प्रबंधन का काम है, हम उस पर ध्यान देते हैं। और बूथ प्रबंधन कोई जोर और जबरदस्ती के आधार पर नहीं देते, 2 कामों से देते हैं, पार्टी की विचारधारा और सरकार का काम। इन 2 के आधार पर हम बूथ प्रबंधन का काम देते हैं कि हमारे कितने लाभार्थी हैं, हमने इस बार कितने लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाया है और कितने लोगों तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाई है। तो ये जो 2 हमारे काम है, और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं गुजरात का, तो देखिए एक बात आप समझ रहे हैं कि वहां कांग्रेस के वोटों पर, क्योंकि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर हुआ, तो जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मत था उसको आम आदमी पार्टी कैप्चर करके ले गई और उस तरह का परिणाम आया। ये अभी दिखाई दे रहा है। मगर उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब आम आदमी पार्टी प्रचार भी नहीं कर रही थी, तब वो उपचुनाव में कांग्रेस से सीट अगर ले गई है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गुजरात जैसे राज्य में हम तो देखिए बिल्कुल चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 100% परिणाम चाहते हैं। जब हम 100% चाहते हैं तो हमें तो एक भी सीट जाती है तो नुकसान दिखाई देता है। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां से उन्होंने कांग्रेस का सृजन प्रारंभ किया था गुजरात से राहुल गांधी जी ने, उन्हें यह चिंता जरूर होना चाहिए कि विपक्ष का वोट भी अब कांग्रेस के पास नहीं है। यदि तीसरा विकल्प है तो वो वहां चला जाता है। अवनीश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने जिस तरह से इस बार 2023 के चुनाव में 80 से ज़्यादा सीटें चुनी, उन पर चुने प्रभारी अलग अलग स्तर के, मंत्री भी थे, संगठन के ओहदेदार भी थे, विधायक भी थे, एग्जिस्टिंग पूर्व विधायक भी थे। एक अद्भुत रणनीति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अपने प्रतिद्वंदी को बहुत गहराई से समझते हैं। लड़ाई तो बहुत खंदक की लड़ाई है, एक एक इंच का संघर्ष है।
देखिए सर, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कभी हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि लड़ाई में हम एक तरफा हैं। कमलनाथ जी भी इस बात को स्वीकार करते रहे और आज जीतू पटवारी जी भी हम लोगों से बार बार एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले हमें संगठन पारदर्शी और संगठन मजबूत बनाना है। अभी लोहिया साहब कह रहे थे बूथ प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं भी बता दूं कि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है जिलाध्यक्ष के भी नीचे जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है शरद जी, वो एक बहुत संवैधानिक पद है। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नाम जो है, आप समझे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली तक नाम भेजता कि ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, और आप समझें उसकी जो जिम्मेदारी होती है, जैसे इनके मंडल अध्यक्ष होते हैं ऐसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए हर पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है, हर पार्टी का अपना ढांचा है, और जैसा हमने कहा ना कि ठीक है हम स्वीकार करते हैं कि हमने शायद इतनी पेनिट्रेशन से शायद कभी भी संगठन पर काम नहीं किया, क्योंकि हम जीतते रहे और हमने उस पर 2014 से सोचना शुरू किया है। और शरद जी देखिए ठीक है, अभी देश की राजनीति की दिशा और दशा बहुत अलग चल रही है, और मध्य प्रदेश की भी बात करें, 2023 के चुनाव की बात करें तो इसी चैनल पर बैठ के सर्वे कुछ और आते थे, नतीजे कुछ और आए शरद जी, क्योंकि देखिए कई सारे प्रलोभन होते सरकार के हाथ में। हमने कहा कि हम इतना जनता को कर देंगे और आपने वो आदेश पारित कर दिया, आपने वितरित कर दिया। तो ये फर्क होता है, जो सत्ता में है शरद जी उसके पास अधिकार अलग अलग तरह के होते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। हम शरद जी वादे कर सकते हैं, लेकिन हाँ जनता जानती कि कांग्रेस के वादे हमेशा से कैसे रहे। कांग्रेस ने हमेशा वादे निभाने का प्रयास किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने शरद जी हमेशा वादे सिर्फ, क्योंकि खुद उनके नेता कहते हैं कि तो चुनावी जुमले रहते हैं, तो शरद जी ये बात है। और बाकी जहाँ तक संगठन की बात शरद जी, तो मैं दावे से कहता हूँ कि 2028 जैसा 2023 था वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमने संगठन के महत्व को समझा और हमने अब उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से उसको मथना और गढ़ना शुरू किया है जीतू पटवारी जी ने, आप देखेंगे नतीजे बहुत बेहतर होंगे। मैं कहता हूं अभी बीच में नगर निगम, नगर पालिका और जनपद के चुनाव हैं, उसमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है। 1981-82 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता 1982 में, उसका एक बड़ा कारण था कि उस टीम में कोई सितारा नहीं था। कई बार ढेर सारे सितारों की मौजूदगी चुनौती बनती है। अब तक कांग्रेस के लिए शायद ये एक कारण था कि उसकी टीम में, क्योंकि वहाँ क्षत्रप लीडरशिप का कल्चर रहा है और वहाँ ये एक बड़ा चैलेंज बनता था। बीजेपी में भी सितारे खूब हैं, लेकिन उनको ज़मीन पर लाने का काम संगठन और आरएसएस बखूबी करते हैं और उनको बता देते हैं कि हम प्रतिमाओं के खंडन की परंपरा वाली पार्टी हैं। अगर आप संगठन और उससे ऊपर राष्ट्र को नहीं मानेंगे तो आप हमारे लिए ज़ीरो हैं। ये बीजेपी का साहस जब तक अपने उन नेताओं को जिनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, और अतीत में आप झांकेंगे तो बीजेपी ये बताती भी रही है, तब तक बीजेपी बहुत चैलेंज टक्कर देगी, चुनौती कड़ी। और कांग्रेस भी जब इस कल्चर को फॉलो करने लगेगी कि सितारे ज़मीन पर आएँ, तो निश्चित तौर पर उसका रुतबा और ओहदा भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए बहुत मजबूत होगा। आप दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं, लोकतंत्र को मजबूत करिए, मजबूत लड़ाई लड़िए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शांति और गरिमा से ये बात हुई। और